अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने अ, कुछ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स देखे थे। क्या देखे थे? एक देखा था हैश इंक्लूड का, और उसका तरीका देखा था कि वो कैसे काम करता है। ठीक है जी। आज हम ये करना चाह रहे हैं कि कुछ थोड़े से और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं उनको देखना चाह रहे हैं। उनके चूंकि अलग अलग चीज़ें हैं तो उनके जो अपने फ़वाइद हैं वो जैसे जैसे डायरेक्टिव हम देखेंगे तो उसके साथ फिर उसका फ़ायदा मैं आप लोगों को बताऊँ। ठीक है, मकसद हमारा क्या है? वही हम लोगों ने जो कल किया था कि हमारे पास 3 स्टेप्स थे। एक स्टेप था हमारे पास सोर्स से प्री प्रोसेसर काम करता था सोर्स के ऊपर, और थोड़ा सा एक डिफरेंट किस्म का सोर्स क्रिएट कर देता था। ठीक है, ये वही सोर्स है। ठीक, सोर्स के बाद फिर ये कंपाइलेशन पे जाती थी चीज़, और कंपाइलर इसको क्या कर देता था जी? ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे होती है लिंकिंग, और लिंकिंग से आपके पास फिर एग्जीक्यूटेबल बन जाती थी। ठीक है जी, एग्जीक्यूटेबल जो भी है। हमारा जो आज का काम है वो इसेंशियली हम लोग सारे का सारी बात हम आज यहाँ पे करना चाह रहे हैं। ठीक है, कि प्री प्रोसेसर के अंदर क्या क्या काम आप कर सकते हैं। बहुत सारे काम हैं, हम उनमें से चंद चीज़ों को देखेंगे और एग्जाम्पल से ही देखने की कोशिश करेंगे कि कि उनके फ़वाइद क्या हैं और वो कहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं। तो बेसिक सी बात से एक स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के पास लेट से एक फंक्शन है, ये लूप आप 5 दफ़ा चलाना चाह रहे हैं। यहाँ पे लेट से आप सी आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, या आप कोई भी इस किस्म का काम करना चाह रहे हैं जिसके अंदर आपके पास यहाँ पे लूप ने 5 टाइम्स चलना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब ये 5 लिखना जो है ये इस वजह से अच्छा नहीं है कि हो सकता है कि इन्हीं 5 चीज़ों के ऊपर आपने आगे भी कुछ काम करना हो। तो कल को अगर ये 5 से 6 हो गई तो जहां जहां आपने 5 लिखा है सारों को जाके आपको चेंज करना पड़ेगा, 5 से 6 करना पड़ेगा। तो हो सकता है 10 आप कर दें, एक 11वां आपसे रह जाए। ठीक है जी, अग्रीड। हम क्या करते हैं, इसका इलाज क्या करते हैं, इसको वेरिएबल में चेंज कर देते हैं। हम ऊपर एक साइज ले लें और लेट से हम यहाँ पे कह देते हैं इंट साइज, और इस 5 को हम जाके चेंज कर देते हैं यहाँ पे साइज में। ठीक है जी। अब जहां जहां पे आपके पास साइज आएगा वहां पे साइज की वैल्यू 5 इस्तेमाल करनी चाहिए। अग्रीड जी, ठीक है, इसमें कोई मसला तो नहीं है। इसमें इशू ये है कि आपके पास जब ये चीज़ आपने एज अ वेरिएबल यहाँ पे ले लिया है, ये साइज आपको नजर आ रहा है एज अ वेरिएबल। ठीक है जी। तो वेरिएबल का तरीकाकार क्या होता है, हम लोगों ने पहले शुरू से हम ये बात करते हैं कि वेरिएबल को इवेल्युएट कैसे किया जाता है। रैम में जाएं, जाके देखें कि साइज के अगेंस्ट क्या वैल्यू लिखी हुई है, उस वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर दें। यही तरीका जी वेरिएबल लुकअप जिसको कहा जाता है। सही है। तो वेरिएबल लुकअप जो है उसमें टाइम लगता है, कंप्यूटर का टाइम लगता है, सीपीयू का टाइम लगता है। जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, इसने जाके रैम को देखना होता है और रैम से वैल्यू वापस लेके आनी होती है। तो उस लुकअप के अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है। इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम लेकिन बहुत सारी सिचुएशन इस तरह होती हैं आपके पास जिसके अंदर आपने बिल्कुल एक एक माइक्रो सेकंड के ऊपर काम करना होता है। मिसाल मैं उसकी आपको दे दूं कि अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है, जो कि और कुछ तो करते नहीं आप लोग, तो बस गेम ही खेल रहे होंगे। क्या है आजकल, पबजी। हाँ, तो बस वो आप खेल रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर एक आपके पास एक कोई भी सीन आता है और सीन के अंदर पहाड़ हैं और बंदूकें हैं और बहुत सारी बदबला है उसके अंदर। ठीक है जी। तो हर चीज छोटे छोटे ट्रायंगल से मिलके बनती है। ठीक है, वो जो मॉडल्स वगैरह बने होते हैं छोटे छोटे ट्रायंगल से मिलके बने होते हैं। बहुत सारे मिलियंस ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं, और आप चाहते ही हैं कि आपके पास 60 FPS का उसके ऊपर स्पीड भी आए गेम की। ठीक है, 60 FPS अच्छा है। हाँ, बस ना 60 से ऊपर क्या जाते हैं, सवाल ही करेंगे जी। तो आप ये चाहते हैं कि 60 फ्रेम्स पर सेकंड, तो आपके पास एक सेकंड में 60 फ्रेम्स आए और एक फ्रेम के अंदर मिलियंस ऑफ ट्रायंगल्स हैं आपके पास जिनकी कंप्यूटेशन होती है। तो अगर आप उसके अंदर एक एक माइक्रो सेकंड को भी अगर चेंज करते हैं तो आपकी गेम की स्पीड तेज होती है। ठीक है, तो ये जो आज हम जितनी भी बात कर रहे हैं तकरीबन सारे के सारे के अंदर यही होगा कि हम किस तरीके से अपने प्रोग्राम की स्पीड को थोड़ा थोड़ा करके इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये है, आपको एक लुकअप नजर आ रहा है, लेकिन ये लुकअप जब मल्टीपल टाइम्स होगा, मिलियंस ऑफ टाइम्स होगा, तो उसकी वजह से आपकी स्पीड के ऊपर इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में या आप जब भी किसी ऐसी चीज़ में काम करना चाहते हैं जिसके अंदर परफॉर्मेंस क्रिटिकल होती है तो वहाँ पे इस चीज़ को आप इस्तेमाल करते हैं। तो अभी देखिए मसला क्या है। अगर तो हम वेरिएबल लेते हैं तो हमारा प्रोग्राम स्लो होता है लुकअप की वजह से। ठीक, अगर हम नहीं लेते हैं तो कल को रीडेबिलिटी खराब होती है, क्योंकि अब हर जगह पे 555 लिखा हुआ है, किसी जगह पे आपसे चेंज करने में रह भी सकता है। या इवन आप ये देखिए आपको 5 पता नहीं क्या चीज़ थी,
अगर साइज लिखो तो फिर तो देख के ही आपको पता चल जाता है ना कि भाई ये साइज है अरे का। 5 पता नहीं क्या चीज़ है, मैं 5 पे क्यों चला रहा हूँ। बात समझ आ रही है जी। तो अब हम एक दरमियानी रास्ता निकालना चाहते हैं। वो दरमियानी रास्ता ये है कि हम वेरिएबल नहीं बनाएंगे, ठीक है, इस वेरिएबल को हटा दें यहाँ से, सही है। तो अब पीछे क्या चीज़ रह गई, हम 5 लिख सकते हैं, लेकिन हम 5 नहीं लिखते। हम एक और काम करते हैं, हम ऊपर जाके यहाँ पे आपने एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव अभी तक देखा हुआ है विच इज़ हैश इंक्लूड। पता कैसे चलता है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, हैश होता है शुरू में, ठीक है जी। तो यहाँ जाके हम एक नया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बना रहे हैं विच इज़ कॉल्ड हैश डिफाइन। हैश डिफाइन और आगे मैं इसको कहता हूँ साइज, ठीक है, और 5 सेमीकोलन नहीं है, ये सिंटेक्स है। आप कह रहे हैं कि मैं एक नाम डिफाइन कर रहा हूं जो कि है साइज, इसको वेरिएबल नहीं कहेंगे, अब थोड़ी देर में बताता हूं क्यों। एक नाम डिफाइन कर रहा हूं जिसको हम कहेंगे साइज और इसकी वैल्यू होगी 5, ठीक हो गया। अब जाके मैं यहां पे वही साइज इस्तेमाल कर लूंगा, सही है। अब होगा क्या इससे, बाय कन्वेंशन इसको कैपिटल लिखा जाता है। ये जो मैंने यहाँ पे कैपिटल में लिखा है ना, ये बाय कन्वेंशन कैपिटल है। बाय कन्वेंशन का मतलब पता है जी, जरूरी नहीं है, आमतौर पे लोग करते हैं इस तरह। जब भी आप हैश डिफाइन के साथ कोई नाम लिखते हैं ना, तो उस नाम को बाय कन्वेंशन आमतौर पे लोग कैपिटल लिखते हैं, तो मेहरबानी करें आप लोग भी कैपिटल ही लिखें, ठीक है जी। बाय कन्वेंशन का मतलब होता है अपनी मशरूतियां मत करें उसके अंदर, सारे लोग करते हैं, आप भी करें। हैश डिफाइन साइज 5। अब इसका तरीकाकार क्या होगा कि चूंकि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ठीक है जी, तो जब आपके प्री प्रोसेसर के पास ये चीज जाएगी, सोर्स प्री प्रोसेसर के पास जाएगा ना, वो हैश इंक्लूड कर देगा। उसके बाद दूसरा काम वो ये करेगा कि जहां पे भी उसको पूरे प्रोग्राम में कहीं पे साइज नजर आएगा, उसको जाके वो क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा 5 के साथ। सही हो गया जी। नहीं, इसका सिंटेक्स इसी तरह, हैश डिफाइन साइज 5 इक्वल टू नहीं है बीच में, इसका सिंटेक्स इस तरह है, बस हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। कोई भी चीज आप डाटा टाइप यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन इंटीजर से स्टार्ट करें और इंटीजर तक फिलहाल रहें, वो जब आपको जरूरत और पड़े तो फिर करें। नॉर्मली इसका काम इंटीजर्स के साथ है। यहाँ पे सर कि अगर हमें पता ही ना हो कि मतलब कि हमारा साइज क्या होने वाला है एक्चुअली। जी जी जी, ये जिस यूज केस की मैं आपको बात बता रहा हूँ उसके अंदर आपको पता होगा आपके साइज का, ठीक है। जब आपको साइज नहीं पता फिर कुछ और करना पड़ता है, फिर आप ये नहीं फॉर एग्जांपल अगर हम ये डिफाइन की जगह कांस्टेंट लिखें ना सर, कांस्टेंट, और वो कर दे तो हम जी। पहली बात ये है कि कॉन्स्ट मैंने अभी तक क्लास में डिस्कस नहीं किया, इस वजह से हम वो कर नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि कॉन्स्ट स्टिल अ वेरिएबल, वो लुकअप फिर भी होता है, तो हमें मतलब ऐसे यूज करना चाहिए जिसमें वेरिएबल ना हो। वेरिएबल नहीं है। अब यहाँ पे सिचुएशन चले, मैं इसको पूरा करता हूँ फिर आप ये सवाल खैर दोबारा पूछ लें। अभी सिचुएशन क्या होगी कि जब ये चीज आपके प्री प्रोसेसर के पास जाएगी, तो आपका प्री प्रोसेसर इस सोर्स को लेता है और ये वाला सोर्स कंप्यूट करता है। ऐसी बात है ना जी, पहले वाला सोर्स लेता है, दूसरा पहले वाले सोर्स में लिखा हुआ है यहाँ पे साइज, ठीक। जब प्री प्रोसेसर से गुजर के ये आ जाएगा तो उस वक्त यहाँ पे साइज नहीं लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा 5। साइज सिरे से होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि प्री प्रोसेसर ने अपना काम कर दिया, सही है। तो अब देखें हमें दोनों फायदे हासिल हो गए। हम जो वेरिएबल के जरिए से मकसद हासिल करना चाह रहे थे वो भी हो गया कि अब हर जगह पे हमने साइज लिखा हुआ है, हमें साइज नजर आ रहा है। और जो दूसरा फायदा हम लेना चाहते थे कि रन टाइम के ऊपर वेरिएबल ना रहे, तो अब वो वेरिएबल नहीं है, अब वो एक वैल्यू लिखी हुई है 5, तो 5 के अंदर कोई वेरिएबल लुकअप नहीं होगा। समझ आ गई बात की जी। हैश डिफाइन ये लफ्ज जो है ये इसी तरह है, छोटा DEFINE, जिस तरह हैश इंक्लूड है उस तरह हैश डिफाइन है, ठीक है जी। हैश डिफाइन आगे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने साइज नाम दिया है, आगे आप वैल्यू कोई भी दे सकते हैं, मैंने 5 वैल्यू दी है जी। उसमें 5 आ जाएगा जी जी, जो हमें नजर नहीं आता जी जी, उसमें 5 होगा, ठीक हो गया। इट्स अ सिंपल रिप्लेसमेंट, इसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है प्री प्रोसेसर में, बस साइज देखेगा 5 कर देगा। यहाँ पे सर ये जो साइज है तो सर ये ऐसा ग्लोबल ट्रीट हो रहा है ना सर बाकी जी, एक किस्म का। लेकिन देखिए वो ग्लोबल लोकल की बहस तब आती है जब आप रन टाइम पे चले जाएं। रन टाइम तो अभी बड़ा दूर है, हम तो कंपाइलेशन के पहले स्टेप पे ही इसको गायब कर देंगे, तो लोकल ग्लोबल की कोई बहस है ही नहीं जी। फिर पूछें। कंपाइलेशन के बाद हमारे पास आई हाँ, लेकिन जब कंपाइलेशन तक जगह जब आप पहुंचेंगे ना, तो ये साइज तो खत्म हो गया, प्री प्रोसेसर का काम खत्म, तो ये साइज ही गायब हो गया यहाँ से, अब सिर्फ 5 ही है। जिस तरह हैश इंक्लूड खत्म हो गया ना प्री प्रोसेसर के बाद, उस तरीके से हैश डिफाइन भी खत्म हो गया, साइज खत्म, सिर्फ 5 रह गया वहां पे, ठीक हो गया यहाँ तक जी। अपने पूरे कोड में आप यूज कर सकते हैं, ये जो आपका ये वाला सोर्स है इसके अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जब वो इंटरमीडिएट स्टेप में जब ये पहुंचेगा ना, तो ये गायब हुआ होगा वहां से, जहां जहां साइज था वहां पे अब 5 लिखा होगा। नहीं नहीं नहीं, इस किस्म के कोई काम नहीं कर सकते अगर हम यहाँ सी आउट नीचे सी आउट साइज तो 5 होगा फिर जी।
ठीक है ये इसकी स्पीड को करने के लिए कर रहे हैं। जी जी, स्पीड की खातिर करें। बहुत माइनर सा ये इफेक्ट है कि आपने एक वेरिएबल का लुकअप रिमूव किया, लेकिन व्हेन दैट हैपेंस मिलियंस ऑफ टाइम्स, और आप क्रिटिकल किस्म की सिचुएशन में, गेम्स हो गई आपके पास, और जो क्रिटिकल सिस्टम्स होते हैं जिनके अंदर टाइम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग बहुत ज़रूरी होती है, साइंटिफिक सिमुलेशंस होती हैं, आपके पास मशीन लर्निंग वगैरह की साइड है, बहुत सारी इस तरह की एरियाज हैं जिसके अंदर आपके पास अगर आप 1 माइक्रो सेकेंड किसी ऑपरेशन में कम करते हैं ना, तो आपका एक्सपेरिमेंट या आपका जो काम है वो वीक से डेज में आ सकता है। इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, कभी बताएंगे तो। हम गेम की बॉडी में हम वेरिएबल आपने क्या साइज इन साइज इस तरह करे तो क्या डिफरेंस? उसमें मसला है कि वो वेरिएबल लुकअप किया जाएगा, मेमोरी में जाके रन टाइम पे देखा जाएगा, विच इज स्लो। वेरिएबल लुकअप करना पड़ता है तो मेमोरी में जाना पड़ता है ना, मेमोरी स्लो है, सीपीयू तेज है। ठीक है, सर तो इसे डाटा टाइप पर क्या होता है इसकी? फिलहाल इंटीजर पे रखें इसको, इसकी डाटा टाइप नहीं होती, क्योंकि प्री प्रोसेसर के टाइम पे डाटा टाइप्स कोई चीज़ नहीं है। ये सिर्फ लफ्ज साइज को देखेगा और लफ्ज 5 वहां पे लिख देगा। रेंडर है सीपीयू के पास है। कौन सीपीयू के पास जाएगा? रेंडर के पास है। ये प्री प्रोसेसर के पास जाएगा, हम प्री प्रोसेसर में लगे हुए हैं। ठीक है, ये प्री प्रोसेसर इसको देके चेंज करेगा आप। सर इसे अगर हम डायनामिक वो बना रहे हैं उसमें बेहतर कौन सा होगा, ये वाला वो डायनामिक? डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप ये काम नहीं कर सकते, आप देख रहे हैं बड़ा लिमिटेड सा, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इंक्रीमेंट कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको खामखा परफॉर्मेंस चाहिए तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि आप रन टाइम पे जो काम भी करेंगे उसकी वजह से आपका काम स्लो होगा। यहाँ तक सही हो गया जी? ओके, ये एक चीज़ होगी। अभी दूसरा काम हम क्या करना चाहते हैं, इसी से रिलेटेड ही काम है, वो हम ये करना चाहते हैं कि इंस्टेड ऑफ जस्ट हैविंग साइज, हम थोड़ा सा एक ज़रा सा कॉम्प्लिकेटेड डिफाइन करना चाहते हैं। ठीक है, सिर्फ डिफाइन यहाँ पे लिखता हूँ, पूरा कोड फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, मैं एक चीज़ डिफाइन करता हूँ, हैश डिफाइन एब्सोल्यूट का फंक्शन याद है जी? अगर माइनस कोई वैल्यू उसको देते हैं तो वो उसको पॉजिटिव कर देता है, अगर पॉजिटिव वैल्यू देते हैं तो वो उसको पॉजिटिव छोड़ देता है। ठीक है जी, एक चीज़। टर्नरी ऑपरेटर याद है? ये चीज़ होती है, यहाँ पे होती है कंडीशन, ये ट्रू वाला केस है, ये फॉल्स वाला केस है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली चीज़ वैल्यू होगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली चीज़ वैल्यू होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं हैश डिफाइन कर रहा हूँ ABS फॉर एब्सोल्यूट। ये आपसे कोई एक चीज़ लेगा एज एन इनपुट, ठीक है, और ये क्या करेगा, देखें जिस तरह यहाँ पे था ना इक्वल टू कोई नहीं था, तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दी मैंने, और अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसकी पूरी डेफिनेशन। मैं कह रहा हूँ ना कि डिफाइन करो साइज को 5 के साथ, इस तरह मैं कह रहा हूँ डिफाइन करो एब्सोल्यूट ऑफ A को इस चीज़ के साथ जो इन ब्रैकेट्स के बीच में मैं भी लिखूंगा। ठीक है, तो वो क्या चीज़ है, मैं एक टर्नरी ऑपरेटर लगाऊंगा। ठीक, इसके अंदर मैं कहता हूं कि अगर A, जो A मुझे पास किया गया है, दैट इज लेस देन 0, तो फिर क्या रिटर्न कर दो, -A। ठीक, वरना रिटर्न कर दो A। ठीक है, ये बहुत सारे ब्रैकेट्स मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि प्री प्रोसेसर्स की कंपैटिबिलिटीज के इश्यूज हैं, इन ब्रैकेट्स की वजह से आपका वो साफ हो जाता है, कम से कम सारे कंपाइलर्स खुश हो जाएंगे इसकी वजह से। ठीक है, वरना आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इधर ब्रैकेट की ज़रूरत कोई नहीं थी, इधर ब्रैकेट की ज़रूरत कोई नहीं थी, इधर ब्रैकेट की ज़रूरत कोई नहीं थी। ठीक है, इसके बगैर भी मोस्ट लाइकली आप करेंगे तो आपका काम कर जाएगा, लेकिन कुछ प्री प्रोसेसर्स खफा होते हैं इस पर। यहाँ पे सर जो कल हम लोगों ने किया था कि हम लोगों ने किसी और फाइल में डिफाइन किया था math.h, जी, तो सर तो यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं करते? कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ थी, एक अलग चीज़ है। अगर दोनों का आप मिक्स करके करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम ये करना चाह रहे हैं कि हम ये एक किस्म का फंक्शन बना रहे हैं, और ये फंक्शन हमारे पास रन टाइम पे फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये प्री प्रोसेसर के टाइम पे फंक्शन खत्म हो जाएगा और सिर्फ आपके पास रह जाएगी वो एक्सप्रेशन। मैं बात पूरी कर लूँ फिर ये सवाल दोबारा पूछ लें। ठीक है, सर ये ABS जो है सर ये ऑलरेडी पहले से कोई फंक्शन बनाया नहीं जी, ये अभी मैंने बनाया है, जिस तरह मैंने साइज अभी डिफाइन किया था यहाँ पे, उस तरीके से ABS में अभी डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, अब इंट मेन में या किसी भी फंक्शन में जब मैं आ जाऊँगा तो वहाँ पे जाके अब मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है जी, इस्तेमाल किस तरह होगा, फॉर इंस्टेंस मैं सिर्फ सी आउट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABS ऑफ -5। ठीक है जी, जब ये वाला कोड प्री प्रोसेसर के पास जाएगा, याद रखें सारी बात हम प्री प्रोसेसर के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है जी, जब ये वाला कोड प्री प्रोसेसर के पास जाएगा तो प्री प्रोसेसर क्या करेगा, जाके इस हैश डिफाइन को देखेगा, वहां पे क्या लिखा हुआ है कि ABS ऑफ A, तो A की जगह पे मैंने इसको क्या भेजा है,
-5, तो अब ये इसको रिप्लेस करेगा यहाँ पे, इससे क्या बनेगा, -5 इज लेस देन 0, देन -5 और -5, ये पूरी चीज बन जाएगी इससे, ठीक है। ये जो चीज थी प्री प्रोसेसर, इसको रिप्लेस कर देगा इस चीज के साथ, अग्रीड जी, ठीक है। पैटर्न मैचिंग है, जो पैटर्न वहां बना हुआ है वही पैटर्न वहां पे ए जहां पे लिखा होता है उसकी जगह पे -5 आ जाएगा। लेकिन इसमें तो टाइम लगेगा ना। इसमें बिल्कुल टाइम लगेगा, थोड़ी देर सब्र करें, ये सवाल प्लीज मुझसे आखिर में दोबारा पूछें जब मैं बात पूरी कर लूं, तो ठीक है, इसमें टाइम लगेगा, मैं ये वाली बात पूरी कर लूं फिर दोबारा ये पूछें। ये वाली चीज इसमें रिप्लेस हो जाएगी इस चीज में। अब देखें यहाँ पे, अगर तो हमने यही एबीएस के लिए हम फंक्शन भी बना सकते थे ना, जो हमने पहले बनाए भी हैं, इंसानों की तरह फंक्शन बनाते, लेकिन कल हमने क्या बात की थी कि जब आपके पास कभी भी कोई फंक्शन कॉल होती है तो क्या किया जाता है, सारे रजिस्टर्स वगैरह को लेते हैं, डब्बे में बंद करते हैं, स्टैक पे पुश करते हैं, दूसरे वाले को लेके आते हैं, जब वो रिटर्न वापस वैल्यू करता है उसको हटाते हैं, इस डब्बे को खोलते हैं, रजिस्टर्स में वैल्यू वापस लाते हैं, उसको कंटिन्यू करवाते हैं। इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर, ठीक है। ऊपर तो एक लुकअप था ना, अब यहाँ पे इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। फंक्शन कॉल जब किया जाता है तो स्टैक के ऊपर पुश करना, फंक्शन से वापस आते हुए स्टैक से पॉप करना, दैट टेक्स क्वाइट अ लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो अगर आपने एब्सोल्यूट बहुत ज्यादा दफा करना है, जो कि आमतौर पे आपके पास होता ही है, जो गेमिंग वगैरह होती है ना, उसमें आपने डिस्टेंस कंप्यूट करना होता है, ये बंदा कितना दूर है, ठीक है, गोली लगेगी कि नहीं लगेगी, गोली की एक्यूरेसी कितनी होगी, वगैरह वगैरह, तो एब्सोल्यूट डिस्टेंस आपने बहुत ज्यादा निकालना होता है, ठीक है। तो अगर आपने एब्सोल्यूट को फंक्शन के जरिए से किया तो वो मिलियंस ऑफ टाइम्स आपके पास एक सेकंड में एग्जीक्यूट होगा, और अगर आपने उसको इस तरीके से कर दिया तो आपका काम बहुत ज्यादा हद तक स्पीड अप हो जाएगा, सिर्फ इस एक छोटी सी चीज की वजह से। बात समझ आ रही है जी? क्यों? क्योंकि अब फंक्शन कॉल है ही नहीं। यहां पे देखें, ये एक एक्सप्रेशन है, सिर्फ एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगी। चूंकि फंक्शन कॉल नहीं है तो आपके पास वो स्टैक की पुशिंग पॉपिंग वाला सारा किस्सा खत्म हो गया। ठीक हो गया जी? ये बात समझ आई है जी? अच्छा, तो अब ये सी सिचुएशन क्या बनेगी कि जब ये सोर्स कोड नंबर 1 से सोर्स कोड नंबर 2 तक ये चीज जाएगी, तो अब यहां पे ABS -5 सिरे से होगा ही नहीं, ये पूरी एक्सप्रेशन लिखी होगी। सही है यहां तक जी? हो गया? अच्छा, आपने जो सवाल पूछा कि भाई ये ट्रांसलेशन भी तो हो रही है यहाँ पे, उसका जवाब ये है कि देखें हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स हैं यहाँ पे। नंबर 1 स्टेप प्री प्रोसेसर, नंबर 2 स्टेप कंपाइलर, नंबर 3 लिंकिंग। जब लिंकिंग हो जाती है एग्जीक्यूटेबल है, एग्जीक्यूटेबल के बाद जाके फिर ये एग्जीक्यूशन होगी विच इज रन टाइम। ठीक है जी? आपका यूजर जो है उसका इस सारे प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आप हैं और आपका कंप्यूटर है और आपकी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, वहां पे आप बैठे हुए, वहां पे आप कॉफी पीते हैं और काम करते हैं और कुछ भी नहीं करते। सही है जी? आपकी चाहे जिंदगी के 10 साल तबाह हो जाए इस करने में, ठीक है, जितना भी देर लगे, यहां पे अगर टाइम वेस्ट होता है दैट्स फाइन। यूजर को जो चीज मिलती है दैट इज दी रन टाइम। जब आप PUBG खेल रहे हैं तो उसको कंपाइल करने में चाहे 10 दिन लगे हों, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आ रही है? फर्क इससे बात से पड़ता है कि यहां पे क्या हो रहा है। तो आपने ये जो कहा ना कि इस स्टेप से इस स्टेप में आने में थोड़ा टाइम लगता है, बिल्कुल लगता है, अग्रीड, लेकिन दैट इज ऑन यू। उससे आप बोर होंगे कि चल ना यार कंपाइलेशन क्यों नहीं हो रही। जब एक दफा हो गई है देन दिस इज वेरी फास्ट फॉर द एंड यूजर। कंपाइल टाइम मैक्रो ये इन चीजों की वजह से स्लो हो जाता है, क्योंकि प्री प्रोसेसर में आपको काम करने पड़ रहे हैं। ये पूरी फाइल में जाके ढूंढेगा, जहां जहां भी ये चीज होगी उसको चेंज करेगा। इट विल टेक लाइक 5 सेकेंड्स, लेट्स से पूरा दिन भी ले लेता है, खैर है, बिकॉज दैट इज वन टाइम। रन टाइम पे जब ये चीज एग्जीक्यूट हो रही होगी तब ये तेज होगा, विच इज व्हाट आवर कंसर्न इज। समझ रही बात की जी? कंपाइल टाइम के अंदर स्लो हो रही है चीज, लेकिन कंपाइल टाइम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे ऊपर है, हम बर्दाश्त कर लेंगे। एंड यूजर को चीज तेज मिलनी चाहिए। कौन है जी? एरर आता है, हमें पूरा दिन लग गया और एंड में एरर आता है, फिर से कंपाइल करेंगे तो पूरा दिन लगेगा। कंपाइलेशन में अनफॉर्चुनेटली यस, उसके बहुत सारे तरीके हैं, वो आप लोग आगे कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह में पढ़ेंगे। सर ये रन टाइम ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगी? फंक्शन कॉल है ही नहीं, क्योंकि वो तो प्री प्रोसेसर से ही गायब होगी ना। ABS तो प्री प्रोसेसर की वजह से खत्म हो गया, अब तो ये चीज रहेगी, तो ये तो एक्सप्रेशन है, ये तो सिरे से फंक्शन कॉल है ही नहीं। ठीक है? जो चीज हमें फंक्शन कॉल की तरह की लग रही थी, जो हमारी रीडेबिलिटी के लिए आसान थी, ठीक है, इसको मैं डबल कोट में डाल रहा हूं क्योंकि ये फंक्शन है नहीं, लेकिन लग फंक्शन की तरह करा है। मैं क्या हुआ है? अच्छा खैर, चले निकलेंगे, कोई बात नहीं। तो आपके पास ये अब एक्सप्रेशन है। ठीक है जी? मैंने कल की क्लास में भी किया तो मुझे याद था, मैंने फिर जान के यहाँ पे नहीं लिखा, कह दें आप लोग। मुझे पेपर में नंबर काटने में आसानी रहेगी ना।
अच्छा जी, तो आपके पास यहाँ पे एक्सप्रेशन आ गई है, ये बात समझ आ गई जी। अब देखिए ये जो चीज़ है आपके पास जो कि इधर आपको नजर आ रही है, चलना, ये जो चीज़ आपको नजर आ रही है, दिस लुक्स लाइक अ फंक्शन, लेकिन चूंकि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है तो वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो कि जिनकी शक्ल फंक्शन की तरह की होती है उनको कहा जाता है मैक्रोज। ये फंक्शन होता नहीं है लेकिन इट लुक्स लाइक अ फंक्शन, तो इनका एक अलग नाम हमने दिया हुआ है मैक्रो। तो ये एब्सोल्यूट ऑफ ए जो है दिस इज अ मैक्रो, ठीक है। आप लोगों ने मैक्रो एक्सेल में नाम सुना होगा, तो वहां पे भी इसका इसी किस्म का कुछ मकसद होता है। तो इट्स काइंड ऑफ अ शॉर्टकट, ठीक है। बहुत सारा काम जो आप हाथ से हर जगह पे लिख सकते थे उसकी जगह पे अब आपको सिर्फ एब्सोल्यूट ए लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको दोनों फायदे हासिल हो जाते हैं। फंक्शन की जो रीडेबिलिटी है कि अब आप अगर इस एब्सोल्यूट -5 को देखेंगे तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है, जबकि अगर ये एक्सप्रेशन लिखी होती तो आपको कम से कम इसके ऊपर 5 सेकंड लगाने पड़ते कि ये क्या हो रहा है। तो हमारे लिए एज अ प्रोग्रामर जो रीडेबिलिटी थी वो भी हमें मिल गई, और जो रन टाइम के ऊपर जो परफॉर्मेंस थी वो भी हमें मिल गई। यहाँ से यहाँ तक बात सही है जी? यहाँ पे सर अगर हम इसी फंक्शन को हम लोग किसी फाइल में लिखते हैं मतलब की तरह, तो सर तो फर्क क्या रहेगा? आप मुझे बताएं फर्क क्या रह गया। अगर आप फंक्शन कॉल लिखते हैं, अगर आप फंक्शन कॉल लिखते हैं तो रन टाइम पे फंक्शन कॉल किया जाएगा, यहाँ पे किया जाएगा, यहाँ पे रन टाइम पे फंक्शन है तो नहीं होगा फिर फंक्शन। तो वहां पे फंक्शन कॉल है तो वो स्लो होगा, यहाँ पे फंक्शन कॉल नहीं है तो तेज होगा, ठीक हो गया, सही है। इसको इसी तरीके देखिए, स्टेप्स मैंने आप लोगों को इसी वजह से बताया कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो कि कौन सा काम किस जगह पे हो रहा है, तो फिर आपको समझ। देखिए हम तो प्री प्रोसेसर पहले स्टेप पे ये फंक्शन नामी चीज या फंक्शन लोकल लाइक जो चीज थी वो खत्म हो गई है, अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती सिरे से, ठीक है। मैक्रो जो है वो खत्म हो जाता है प्री प्रोसेसर के बाद। यहाँ तक सही है जी? ओके अच्छा, अगेन आप मैक्रोस के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किस्म की एक्सप्रेशंस बना सकते हैं, लेकिन इतनी चीज़ काफ़ी है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो इसकी, ठीक है जी? बात समझ आ रही? एक फाइनल हम एग्जांपल करना चाहते हैं। वो एग्जांपल आपके पास ज़रा पहले सिनारियो पे समझें कि सिनारियो क्या है। आप ने अभी BS पूरा नहीं किया था, तीसरे चौथे सेमेस्टर में आपको एक नौकरी मिल गई ज़बरदस्त किस्म की, बहुत बड़ी सारी फर्म में जो कि सॉफ्टवेयर बनाती है बिजनेसेस के लिए, ठीक है। तो आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उस सॉफ्टवेयर के अंदर दो मॉड्यूल्स हैं। सो दिस इज़ योर सॉफ्टवेयर, इसके अंदर 2 मॉड्यूल्स हैं। एक है इन्वेंट्री का मॉड्यूल है, इन्वेंट्री जानते हैं, और एक आपके पास अकाउंट्स का मॉड्यूल है। बताता हूँ क्या होती है इन्वेंट्री। अकाउंट्स जानते हैं, फीस किसको देते हैं? बैंक को देते हैं। अभी आप लोगों ने क्लियरेंस नहीं की ना, करेंगे तो अकाउंट्स वालों को जान देंगे। अच्छा, अकाउंट्स का काम यह है कि पैसे कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, एक्सपेंसेस वगैरह वो मैनेज करते हैं। इन्वेंट्री का जो सिस्टम है वो ये मैनेज करता है कि हमारे पास फॉर इंस्टेंस इक्विपमेंट कितना है, ये CPUs कितने हैं, मेज़ें कितनी हैं, कुर्सियाँ कितनी हैं, कितनी टूट गई हैं, कितनी खरीदी हैं, कितनी बेची हैं, इस किस्म के, इस सारी को कहा जाता है इन्वेंट्री। अगर आप किसी बिजनेस में हैं, लेट्स से आप किसी सुपर स्टोर में हैं, तो वहाँ पे इन्वेंट्री ये होती है कि शैम्पू कितने पड़े हुए हैं हमारे पास, टूथपेस्टें कितनी पड़ी हुई हैं, और बाकी जो बद बला है वो सारी कितनी पड़ी हुई है, ठीक है, द काउंट ऑफ थिंग्स। तो ये 2 मॉड्यूल्स हैं आपके पास। आपने किसी एक कंपनी के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसके अंदर इन्वेंट्री भी है और अकाउंट्स भी है। यहाँ तक सही हो गया जी? अब आपने बना लिया एक दफ़ा ये सॉफ्टवेयर, तो जाहिर बात है कि उस तरह की और ऑर्गेनाइजेशंस भी होंगी और बिजनेसेस भी होंगी जो कि आपसे सॉफ्टवेयर खरीदना चाहते हैं। तो एक दूसरा बिजनेस आपके पास आया, उसने आके आपको कहा कि जी मुझे आपसे सिस्टम चाहिए लेकिन मुझे इन्वेंट्री नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अकाउंट्स चाहिए। सही हो गया? अग्रीड? बात समझ आ रही है कि नहीं? हाँ। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि आप ये पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर उनको वैसे ही उठा के दे दें कि जी बस इन्वेंट्री है, इसमें आप मत इस्तेमाल करेगा। इशू ये है कि वो आप उसको क्यों दे रहे हैं, उसने आपको पैसे नहीं देने हैं इन्वेंट्री के, ठीक है। तो आप उसको मुफ्त में तो चीज़ दे नहीं सकते, आप इसमें से इन्वेंट्री को निकालना पड़ेगा। अब निकालने के आपके पास क्या तरीके हैं कि सोर्स में जाके पूरे इन्वेंट्री के जितना पोर्शन आपने लिखा हुआ है सारे को डिलीट कर दें। सही हो गया? लेट्स से आपने डिलीट कर दिया। अब आपके पास 2 वर्जन्स बन गए, एक जिसके अंदर इन्वेंट्री है और एक वर्जन जिसके अंदर इन्वेंट्री नहीं है। अब अगर आप अकाउंट्स के मॉड्यूल को सही करते हैं, उसके अंदर कोई बग था, आपने उसको सही किया, तो दोनों में जाके सही करना पड़ेगा। आपका काम डबल हो गया, इधर भी सही करो, इधर भी सही करो। फिर इधर कोई टाइपो आ जाएगा, फिर अब आपको देखना पड़ेगा कि इधर क्यों बग है और इधर क्यों बग नहीं है, और या इधर बग आ जाएगा उधर नहीं आएगा, फिर एक मुसीबत बनती जाएगी। इस तरीके से अगर आपके पास 10 क्लाइंट्स हैं तो 10 अलग अलग वर्जन अब आपके पास बन जाएंगे। 6-7 मॉड्यूल्स हैं, कोई एक कॉम्बिनेशन मांग रहा है, कोई दूसरा कॉम्बिनेशन मांग रहा है, एक मिक्स अचार होगा, और फिर आपको समझनी पड़ेगी कि मैं सॉफ्टवेयर को काबू किस तरह करूँ। समझ आ गया मसला जी? मसला क्या है कि आप इनको 2 अलग अलग जगहों पे नहीं रख सकते, आपने इनको एक ही जगह पे रखना है।
जो करना इधर ही करना है। लेकिन इशू ये है कि अगर दोनों एक ही जगह पे हैं तो फिर आप एक क्लाइंट को ऑप्शनल मॉड्यूल्स कैसे करेंगे कि ये मैं तुम्हें देता हूं और ये मैं तुम्हें नहीं देता। ठीक हो गया, इशू समझ आ गया। इसके लिए हम तरीका ये करेंगे कि हम यहां पे ऊपर एक स्विच बनाएंगे, सिर्फ इन्वेंट्री के मॉड्यूल को ऑप्शनल करते हैं। अकाउंट्स सबके लिए होगा, इन्वेंट्री को हम ऑप्शनल करते हैं, उससे आप हर चीज को फिर ऑप्शनल कर सकते हैं। आप ऊपर जाके यहां पे एक स्विच बनाएंगे, उस स्विच का नाम होगा लेट्स से सही है, इंक्लूड इन्वेंट्री मॉड्यूल, ये स्विच है। ये इंक्लूड वो हैश इंक्लूड वाला इंक्लूड नहीं है, बस ये नाम है इंक्लूड इन्वेंट्री मॉड्यूल। ये मेरा स्विच है, इसको मैं ऑन ऑफ कर सकता हूं। ठीक है, अगर ये मैंने ऑन कर दिया तो ये वाली चीज इंक्लूड हो जाएगी, अगर मैंने इसको ऑफ कर दिया तो ये वाला पोर्शन नहीं आएगा। बात समझ आ गई? अब इससे फायदा क्या होगा कि कोड मेरे पास एक ही है। मेरे पास कोई क्लाइंट आया, उसने कहा जी मुझे इन्वेंट्री का मॉड्यूल नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर जाके सिर्फ अपने स्विच को ऑफ कर दूंगा और सोर्स कंपाइल करके उसको दे दूंगा, उसके पास इन्वेंट्री का मॉड्यूल नहीं होगा। ठीक, कोड लिखा हुआ है लेकिन कंपाइलेशन करने में गायब हो जाएगा वो। ठीक है, हमें नजर आ रहा होगा, जब कंपाइल होगा उसमें से गायब हो जाएगा। जी, एक तरीका ये कि आप कमेंट आउट कर दें, लेकिन उसमें मसला यही है ना कि आपको कमेंट आउट करना पड़ेगा। अब जब आप उसको कमेंट आउट कर देंगे तो कल को किसी और को देना है तो उसको जाके वापस कमेंट इन करना पड़ेगा। हो सकता है कहीं पे कमेंट इन किया आपने, कहीं पे आपसे रह गया, वही वाला मसला आ जाएगा जो ओरिजिनल वाला मसला था। बात समझ आ रही थी? ये भी मैं जब आपको एक्चुअल कोड दिखाता हूं ना तो उसमें आपको मैं फिर जरा दोबारा भी ये सवाल मुझसे पूछे, मैं आपको फिर बताता हूँ। असल में वो इसलिए ऑन नहीं कर सकता क्योंकि हम उसको जो चीज देंगे दैट इज गोइंग टू बी द एग्जीक्यूटेबल। एग्जीक्यूटेबल में ये चीज सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो वापस कहां से लाएगा? प्री प्रोसेसर में ये चीज गायब हो जाएगी। तो जब उसको हम एग्जीक्यूटेबल देंगे, सोर्स नहीं देना उसको, सोर्स नहीं देना, हमने उसको एग्जीक्यूटेबल देनी है। तो जब आप उसको एग्जीक्यूटेबल देंगे तो एग्जीक्यूटेबल में वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो वापस कहां से लाएगा? बात समझ आई थी? इसीलिए मैंने लफ्ज गायब का इस्तेमाल किया कि ये गायब हो जाएगा बीच में से, डिसेबल मिसेबल नहीं हो जाएगा, गायब हो, सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सही है जी, बात समझ आइए। उसका तरीका क्या होगा कि मैं यहां पे जाके लिखूंगा ऊपर, सबसे ऊपर, ठीक है जी, हैश डिफाइन। ये वही हैश डिफाइन है जो थोड़ी देर पहले हमने देखा है, लेकिन यहां पे मैं इसको कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूं। ठीक, बस हैश डिफाइन इंक्लूड इन्वेंट्री मॉड्यूल, ये मेरा एक फ्लैग इसको कह लें या स्विच कह लें। ठीक है, सही है जी। इंक्लूड इन्वेंट्री के साथ स्विच नहीं इसको सर कि अपर केस में लिखा जाएगा बाय कन्वेंशन। जी आपने क्या पूछा? सर ये डिफाइन के बगैर स्विच नहीं है। उसके बगैर ये कुछ भी नहीं था, ये एरर था। आप वैसे ही अगर कहीं पे कुछ लिख दें एक्स तो वो एरर होता है ना। हैश डिफाइन का मतलब है कि ये मैंने अब डिफाइन कर दिया है। सही हो गया जी। पहले इन्वेंट्री के लिए कर लें, फिर अकाउंट्स वाली बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ इन्वेंट्री का ऑप्शनल कर रहे हैं, अकाउंट्स है, सिर्फ इन्वेंट्री का ऑप्शन करें। सही, यहां पे जाके मैं क्या लिखूंगा, ये सारा मैं आपको एक साथ कोड दिखाता हूं। पहले यहां पे जरा इस तरह बता रहा हूं ताकि थोड़ा सा इससे समझ आ जाए आप लोगों को। यहां पे मैं जाके एक नया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बनाऊंगा विच इज कॉल्ड इफ डेफ, और यहां पे मैं वही स्विच लिखूंगा, इंक्लूड इन्वेंट्री मॉड्यूल। पूरा लिखना है, मैं यूं लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह खत्म हो गई। ठीक है, जो एग्जैक्ट स्विच था एज इट इज स्विच आप यहां पे लिखेंगे। ठीक, और जिस जगह तक आपने ये काम करना है वहां पे जाके आप लिखेंगे हैश एंड इफ। ठीक है, इससे क्या बना, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ये कह रहा है कि आपके पास इफ डेफ इंक्लूड इन्वेंट्री मॉड्यूल से लेके एंड इफ के दरमियान में कोड को तब तक छोड़े रखो जब तक ये स्विच ऊपर कहीं पे डिफाइन हुआ हो। अगर तो ये स्विच डिफाइन हुआ है तो फिर ये वाला पोर्शन कोड के अंदर रह जाएगा, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, अगर मैंने ऊपर हैश डिफाइन को कमेंट आउट कर दिया, कल बताया था ना कि कमेंट आउट जो है वो सबसे पहली चीज होती है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सबसे पहला काम ये करता है, जो चीज कमेंट आउट है उसको तो हटा देता है। तो अगर इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया अपने हैश डिफाइन को, अब इसका मतलब है कि ये स्विच डिफाइंड नहीं है। तो इस इफ डेफ को क्या चीज मिलेगी, यहां पे फॉल्स मिलेगा। इफ डिफाइंड दिस स्विच, नो इट्स नॉट डिफाइंड। तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यहां से लेके यहां तक सारी चीज को गायब कर देगा। सिरे से सोर्स नंबर 2 जो होता है हमारे पास, सोर्स 1 के अंदर ये था, सोर्स 2 के अंदर ये सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, गायब, पूरा गायब। यहां तक बात समझ आएगी? वहां पे सर ये अगर इसको सर कि अगर ये स्लैश मतलब के हटा दो तो सर उसके बाद तो सर वो यूज कर बिल्कुल, उसके बाद कर सकते हैं जी। सर वो डिफाइन साइज और डिफाइन उसमें हमने कहा था कि साइज को 5 से चेंज करना है। यहां पे हम इसको कोई चेंज करने वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं इसको डिफाइन कर दो, फिर नीचे जाके हम देख रहे हैं अगर डिफाइंड है तो इंक्लूड करो, डिफाइंड नहीं है तो खा जाओ।
ठीक हो गया जी। तो नाउ वी हैव अ स्विच, हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है जी, इसका मैं जरा कोड आप लोगों को दिखाता हूं ताकि एक साथ देख लें, उसके बाद फिर जरा डिस्कशन। जी कोड दिखाता हूं फिर बेहतर है, ठीक है, कमेंट आउट से ज्यादा बेहतर। सर इसको हम मल्टीपल लाइन कमेंट आउट से व्यू कमेंट आउट तो कर सकते हैं। जी 2 मिनट रुके, मैं आपको कोड दिखाता हूँ कि कोड की शक्ल क्या बनती है, फिर उसके बाद ये सवाल आप, एक ही सवाल है आप दोनों का, ठीक है, फिर बताता हूँ। ओके अच्छा जी, ये रहा जी हमारे पास ये भी मैंने आपको नहीं दिखाया तो चलें इसको भी देख लें। हैश डिफाइन साइज, ठीक, यहाँ पे जाके मैंने साइज के जरिए से इसको एग्जीक्यूट कर लिया। एक चीज जरा सी जरूरी है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एक काम करता है कि जो चीजें डबल कोट्स में लिखी होती है उनको नहीं छेड़ता। तो ये जो मैंने डबल कोट में साइज लिखा हुआ है ना, ये नहीं चेंज किया जाएगा 5 से, ठीक है, क्योंकि वो कहता है स्ट्रिंग में आप लिख रहे हैं तो स्ट्रिंग के साथ छेड़खानी नहीं करता। सही, ये वही साइज लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखें, ये आपके पास 1 2 3 4 0 1 2, ये हेलो वर्ल्ड तो वैसे ही आ गया, और 0 1 2 3 4 आपके साइज की वजह से आ गया, ठीक है। और जो साइज था वो एज इट इज साइज ही लिखा हुआ है क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, बस याद रखना होगा कि स्ट्रिंग के अंदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव चेंज नहीं करता। इसके बाद फिर एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -25 इसको मैंने दिया है, ये वही चीज़ है जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई, ठीक। तो इसने यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -25 को 25 कर दिया। हमें वो फंक्शन की तरह ही लग रहा है, लेकिन पता है हमें कि ये मैक्रो है, फंक्शन नहीं है जी। वो स्पीड वाला मसला होता है, बाकी हमें ऐसा ही लगता, लेकिन स्पीड वाला इशू आता है। सही हो गया जी। ये जो दूसरा काम हम कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास कोई और तरीका नहीं है, वो रन टाइम पे नहीं हो सकता, क्योंकि हमने चीज़ बाकायदा सोर्स से गायब करनी है, वो रन टाइम पे नहीं हो सकता, ठीक है। वही बात है ना, अगर आपने अगले बंदे को पहुंचा दिया ना, कोड उसके पास पहुंच गया, फिर वो किसी ना किसी तरीके से उसके साथ कर सकता है छेड़खानी। इन्वेंटरी का मॉड्यूल वो किसी तरीके से एनेबल कर सकता है, ठीक है। इनफैक्ट हम करते भी हैं, कुछ जो पेड फ्रेमवर्क्स होते हैं तो रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। यहाँ तक समझ आ गई जी। अच्छा जी, यहाँ पे जाके मैंने कहा हैश डिफाइन इंक्लूड इन्वेंट्री मॉड्यूल, सही है जी। और यहाँ पे मेरे पास लेट से एक ही फंक्शन है इन्वेंट्री मॉड्यूल का, बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने फिलहाल एक फंक्शन लिखा हुआ है विच इज शो इन्वेंट्री, और वो कुछ आउटपुट कर देता है। ये बात समझ आएगी जी। इसको मैंने एनक्लोज कर दिया इफ डेफ और एंड इफ के अंदर, ठीक है। और यहां पे मेन में मैंने इसको कॉल किया हुआ है, सही है। ऊपर एक फंक्शन है जो कि मेरा इन्वेंट्री का मॉड्यूल है, और कहीं से मैं इसको कॉल कर रहा हूं। यहां तक बात समझ आ गई जी। अच्छा, अब चूंकि ये स्विच मेरे पास डिफाइंड है, तो इफ डेफ क्या करेगा, इफ डेफ इस चीज को सोर्स 2 में छोड़ देगा। इफ डिफाइंड देन हैव दिस थिंग इंक्लूडेड, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं करेगा, उसके साथ छेड़खानी नहीं करेगा। तो अब जब जाके हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि शोइंग इन्वेंट्री का फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हो गया, क्योंकि स्विच था, इंक्लूड हुआ, सोर्स 2 में था, वो फंक्शन रह गया, उसकी वजह से फंक्शन डिफाइन हो गया। नीचे से हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो कॉल भी हो गया, सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा है, सही हो गया। ये बात समझ आइए जी। अभी हम जाके इसको डिसेबल करते हैं। इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया, ठीक है, डिलीट भी कर सकता था, सिर्फ मैंने स्विच को कमेंट आउट किया और पूरी चीज को नहीं किया। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा एडिटर ये करता है कि इसको थोड़ा सा डल कर देता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये एडिटर ने उसको थोड़ा सा डल कर दिया, ठीक है। दोबारा देख लें, पहले इस तरह था, और स्विच को जब मैंने हटा दिया तो मुझे आसानी के लिए, वरना इसका कोई प्री प्रोसेसर से कोई ताल्लुक नहीं है, आईडी का काम है ये, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि चूंकि वो स्विच डिफाइंड नहीं है, कमेंट आउट है ना, तो वो सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो चूंकि वो डिफाइंड नहीं है, तो इफ डेफ को यहां पे मिलेगा फॉल्स, तो वो क्या करेगा, इस पूरी सारी चीज को गायब, ये सोर्स 2 में नहीं है। यहां तक सही हो गया जी। अब इसको रन करेंगे तो क्या करेगा ये, देखें ऊपर कोड है नहीं, लेकिन नीचे कॉल तो आप कर रहे हैं ना, ठीक। तो वो एरर दे रहा है, क्या कहता है, यूज ऑफ अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर। वो कहता है ये क्या चीज है, क्यों, क्योंकि ये कंपाइलर एरर दे रहा है, कंपाइलर तक वो चीज पहुंची नहीं है, जो शो इन्वेंट्री की डेफिनेशन थी वो कंपाइलर को मिली नहीं है। कंपाइलर कहता है शो इन्वेंट्री क्या चीज है, मसला समझ आए। प्री प्रोसेसर ने चीज गायब कर दी, कंपाइलर को नजर नहीं आ रही, वो कहता है ये कौन सा फंक्शन है, ये तो नहीं है, हालांकि हमें कोड में नजर आ रहा है, समझ आ रही है, क्योंकि कंपाइलर सोर्स 2 पे काम करता है, सोर्स 1 पे काम नहीं करता। यहां तक सही हो गया। इसका इलाज क्या है, इसका इलाज ये है कि जाके इसको भी इफ डेफ में अंदर बंद करें। आप ये कहेंगे कि अगर क्या यार, अगर तो इन्वेंट्री मॉड्यूल डिफाइंड है तब शो इन्वेंट्री को कॉल करो, वरना मत कॉल करो। बात समझ आई जी। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ना फंक्शन डिफाइन हुआ है ना फंक्शन कॉल हुआ है, एवरीथिंग इज फाइन।
अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि ना फंक्शन है और ना वो इन्वेंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता, कुछ भी नहीं है, इन्वेंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना फंक्शन है ना उसकी कॉल है। यहाँ पर सर जो हम लोग जो सॉफ्टवेयर देंगे तो सर वो हम लोग उसको सोर्स नहीं देते हम, इससे जो कंपाइल करके आपके पास यहाँ पे जो एग्जीक्यूटेबल बन रही है ना वो आप देते हैं, तो उसमें नहीं है, इन्वेंट्री सीरीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, इन्वेंट्री नामी कोई चीज़ है ही नहीं। हमें 2 दफा हैशटैग की हमें 2 दफ़ा डालना पड़ा, ठीक है, लेकिन देखें अब फायदा क्या है, अब अगर आपने इसको इनेबल करना है, ये एक दफ़ा हो गया ना, अब आपने इनेबल करना है तो आप जाके सिर्फ इसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है, आपने हैश डिफाइन कर दिया, इन्वेंट्री आ गया आपके पास, आपने इसको गायब कर दिया, इन्वेंट्री खत्म। नाउ यू हैव वन प्लेस विच यू नीड टू चेंज। जिन लोगों ने कहा ना कमेंट आउट का जो मसला है, अब उसमें देखें इशू क्या है, अगर आपने चीजों को कमेंट इन कमेंट आउट करना है ना, तो नाउ यू हैव टू कीप ट्रैक के मैंने यहां पे भी कमेंट आउट करना है और यहां पे भी कमेंट आउट करना है, और ये हर दफा आपको सोचना पड़ेगा। तो अगर ये 10 जगहों से कॉल किया जा रहा है इसको, तो आपको 10 की 10 जगहों पे जाके करना पड़ेगा, मे बी कल को आपसे एक जगह रह जाए। जबकि हैश इफ डेफ और एंड इफ आपको करना पड़ा 10 जगह पे करना पड़ेगा, बट दैट इज अ वन टाइम डील। जब आपने एक दफा बता दिया कि भाई ये जगह जो है इन्वेंट्री का मॉड्यूल है, ये जगह इन्वेंट्री का मॉड्यूल है, ये जगह इन्वेंट्री का मॉड्यूल है, नाउ यू आर डन। फिर आपने हर दफा जाके उनको नहीं हाथ लगाना होता, आपने क्या चीज सिर्फ फ्लिप करनी होती है, अपना जो मेन स्विच है, स्विच ऑन स्विच ऑफ। बात समझ आई थी फर्क? हम कमेंट आउट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि कमेंट आउट करने का मसला यह है कि हर दफा मुझे याद रखना पड़ेगा कि किस चीज को कमेंट आउट करना है, जबकि यहां पे मैंने बाकायदा डिफाइन कर दिया कि भाई ये जगह जो है इन्वेंट्री है, ये जगह इन्वेंट्री है, ये जगह इन्वेंट्री है और ये जगह इन्वेंट्री है। बात समझ आएगी जी? ठीक है, तो इसकी एक और मिसाल आप ले लें कि आपके पास लेट से एक कोई गेम है और उसका आपने 2 वर्जन बनाने हैं। एक वर्जन आपने बनाना है ट्रायल वर्जन जिसके अंदर सिर्फ पहला लेवल होगा, और एक वर्जन आपने बनाना है फुल वर्जन। ठीक है, तो लेट से आप ऊपर जाके इस तरह डिफाइन करेंगे, हैश डिफाइन इज फुल वर्जन। ठीक है, और नीचे जहां पे आपके पास ट्रायल वाला पोर्शन है कोड उसको छोड़ देंगे, और जो बाकी का सारा पोर्शन है उस सारे में आप क्या लिख देंगे, हैश इफ डेफ इज फुल वर्जन। यहां पे आपके बाकी जितने लेवल्स हैं वो सारी चीजें होंगी, और आखिर में एंड इफ। ठीक है, जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, मैं सिर्फ इस फुल वर्जन जी। कांस्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्विच है, ये हम इसको ये नहीं कह रहे कि इसको किसी और चीज से रिप्लेस करना है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास इधर कोई चीज नहीं थी। ठीक, जैसे यहाँ से ये एक ज्यादा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, जिस तरह हम लोगों ने कल डिफाइन करने एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक हैश डिफाइन से एक करें, दूसरे हैश डिफाइन से दूसरा करें, जितने करना चाहें। ठीक है, इवन आप ये कर सकते हैं कि मैक्रो सारे उठा के एक अलग फाइल में डाल दें, उसको इंक्लूड कर लें, वो सारे काम तो आपके अपने हाथ में। यहाँ तक सही है जी? कोई सवाल है तो पूछें। ये वाला, ये पूरी आपके पास गेम है, इसमें 2 पोर्शंस हैं। एक वो पोर्शन है जो कि आप समझते हैं कि ट्रायल के लिए मैं सबको फ्री में दूंगा, ठीक है, डाउनलोड ऐसी फ्री में पड़ा होगा कहीं पर। बाकी सारा पोर्शन वो है जो कि पेड है। तो आप ये काम कर सकते हैं, ये आजकल इस तरीके से नहीं होता, डिफरेंट तरीके से होता है, लेकिन दिस इज वन ऑप्शन कि आप क्या करेंगे कि हैश डिफाइन और हैश इफ डेफ और हैश एंड इफ, उनके जरिए से आप क्या करेंगे, जो चीज़ आपने हर बंदे को नहीं देनी है वो आप अलग कंपाइल करेंगे, और जो आपने सबको देनी है उसको अलग कंपाइल करेंगे। ठीक है, कंपाइलेशन 2 अलग अलग होंगी, एक दफ़ा स्विच को ऑन करके कंपाइलेशन, एक दफ़ा स्विच को ऑफ करके कंपाइलेशन। ठीक है जी, जितने मैक्रो हमें न्यू फाइल बना के जिसमें हमने कल काम सारे एक जगह पे डाल सकते हो। उसमें टाइम फिर भी कंपाइल टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन कंपाइल टाइम खैर जी समझ आ गई जी। जी, कोड में भी आप लोगों को टाइम देता हूँ इसको एग्जीक्यूट करने का। किधर कोड? ठीक है, यहाँ पे हमने स्विच बनाया, ठीक, ये रहा स्विच हमारा, इसको वापस ले आते हैं। जब ये स्विच डिफाइंड हो तो इन चीज़ों को सोर्स 2 में छोड़ो, वरना गायब कर दो। और इसी तरीके से नीचे यहाँ पे हमारे पास जो उसको कॉल भी किया। ठीक है, अब इस तरीके से आपके पास अगर लेट से 10 मॉड्यूल्स हैं तो हर एक के लिए आप एक अलग अलग स्विच बनाएंगे, और नीचे सारी जगहों पे उसको इस्तेमाल कर लेंगे इफ डेफ वगैरह करके। ठीक है, एक और जो इसकी एग्जांपल है, दैट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल। लिनक्स तो खैर से आप लोग इस्तेमाल नहीं करते, तो आप लोगों को ज़्यादा शायद समझना है, मैं बताता हूँ, जिसको समझ आ जाए अच्छी बात है, ना समझ आए तो कोई बात नहीं। हर ऑपरेटिंग सिस्टम में इसी तरीके से होता है। आपके पास आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने सारे सिस्टम को मैनेज करना होता है। ठीक है, आपके सिस्टम में अगर जीपीयू होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होना चाहिए, आपके सिस्टम में जो हार्ड डिस्क है उसको पता होना चाहिए, जिस कंपनी की है उसको पता होना चाहिए, जो रैम है उसको पता होना चाहिए,
अगर आपने कोई पेरिफेरल कैमरा वैमरा लगाए हुए हैं, कीबोर्ड लगाए हुए हैं, जो चीज़ें लगाई हैं सारी पता होनी चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम को ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड के अंदर दुनिया जहान के मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, समझ आ रही बात की। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड इसलिए बहुत बड़ा होता है, ये खैर विंडोज तो माफ है, वो तो पता नहीं कितने जीबीज का है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स जो कोड है दैट इज क्वाइट लार्ज। क्यों? क्योंकि उसने सारी दुनिया का काम करना होता है। तो जब वो लोड होता है रैम के अंदर तो सारे का सारा जाता है, और उसमें से जाहिर बात है आपके पास कीबोर्ड एक लगा होगा ना, बाकी दुनिया के जो 5000 6000 कीबोर्ड है उनकी क्या जरूरत है? मसला समझ आ रहा है? उनके कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आप उनको कोड में से निकाल सकते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोड है जो मेमोरी में पड़ा होता है, जो कि लेट से 1 GB ले रहा है, वो इतना रह जाएगा सिर्फ, क्योंकि आपको पता है कि मेरी मशीन में सिर्फ ये चीजें हैं। बात समझ आ रही जी? तो जब आप सर्वर्स वगैरह के ऊपर जो सिस्टम एडमिन्स काम करते हैं वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सोर्स है उसको रिकम्पाइल करते हैं। कैसे करते हैं? ऊपर उसके पास बहुत सारे स्विचेस होते हैं। आपके पास अगर जीपीयू नहीं है मशीन में, ऊपर जाओ जीपीयू को डिसेबल कर दो, एक स्विच होता है इज जीपीयू एनेबल्ड, उसको कमेंट आउट कर देते हैं। जीपीयू से रिलेटेड जितना कोड होता है आपके पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के सोर्स में सारा गायब पड़ा होता है, लेकिन सोर्स 2 में गायब हो जाता है, प्री प्रोसेसर के टाइम पे गायब हो जाता है। इस तरीके से जो हार्ड डिस्क आपके पास लगी हुई है, नॉर्मली सर्वर फार्म्स होते हैं ना, बड़े बड़े डाटा सेंटर्स होते हैं, उसमें ये होता है कि एक किस्म की हार्ड डिस्क लगाई जाती है सारे 5000 सिस्टम्स में, ठीक है। तो आपको पहले से पता है कि मैंने फलां हार्ड डिस्क खरीदनी है फलां कंपनी की, बाकी सारी डिसेबल। आपको पता है कि मेरे ये सारे के सारे जितने सर्वर्स हैं इनको वाईफाई पे कोई नहीं चलाता, लैन की केबल्स पे चलाते हैं, वाईफाई डिसेबल, वो खत्म। बात समझ आ रही है? मॉनिटर्स कोई नहीं होते सर्वर्स के साथ, वो भी खत्म। समझ आ रही ना बात? आपके पास जितना जो डेस्कटॉप की जो GUI वगैरह ड्राइंग होती है नहीं चाहिए, वो भी खत्म, क्योंकि सारा कमांड लाइन पे काम होता है, ठीक है। तो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के देखिए इतने बड़े बड़े पूरे पूरे मॉड्यूल्स आप निकाल रहे हैं, आखिर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सोर्स होता है, जो सोर्स 2 होता है, वो इतना सा रह जाता है। वो कंपाइल होता है तो एग्जीक्यूटेबल इतनी सी बनती है, जब वो एग्जीक्यूटेबल मेमोरी में लोड होती है तो वो इतनी सी होती है, एंड दैट इज एक्सट्रीमली फास्ट। सिंपली इफ यू नो दिस आइडिया ऑफ अ स्विच, आपको करना नहीं पड़ता, वो तो उन लोगों ने पहले से लिखा हुआ है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि स्विच को मैं ऑन ऑफ कर सकता हूं। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल ये कि हम ये फास्ट के पीसी पे मतलब YouTube नहीं चला सकते थे, ये भी उन्होंने इस तरह की हुई है। वो इससे थोड़ी सी फर्क चीज़ है, काइंड ऑफ इसी तरीके से कुछ रूल्स होते हैं, ऊपर एक रूल डिफाइन किया होता है, वो जाके आपके लिए यूट्यूब नहीं बंद करते, एक जगह पे एक स्विच होता है उसको ऑन ऑफ करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा फर्क है, उसका प्री प्रोसेसर से कोई ताल्लुक नहीं। ये ऊपर ये किधर गया? ये स्विच डिफाइन किया है और ये स्विच को इस्तेमाल किया है। स्विच खुद ये चीज़ है, इंक्लूड इन्वेंटरी मॉड्यूल, ये स्विच है, इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं ना, और फिर आप वहाँ पे देखते हैं कि ये स्विच ऑन है कि नहीं है। कोई कुछ कह रहा था जी? जब हम विंडोज इस्तेमाल करते हैं तो जो डिवाइस शुरू में F2 दबाते हैं, F10 दबाते हैं, डिवाइस मैनेजर टूल से इंटरफेस आता है, उसमें ऑन ऑफ होता है डिफरेंट चीज़ें, तो वो भी ये चीज़ वो अगेन थोड़ा सा फर्क इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सोर्स टू प्री प्रोसेसर किन चीज़ों के साथ काम करता है। जनरल रूल यही है, सब जगह भी यही रूल चलता है, चीज़ें एनेबल होती हैं, डिसेबल होती हैं। स्विचेस इसी वजह से ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसको फ्लैग कहते हैं, स्विच कहते हैं। फ्लैग भी या ऊपर होता है या नीचे होता है, स्विच भी या ऑन होता है या ऑफ होता है, ठीक है। तो फ्लैग कहते हैं, स्विच कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ प्री प्रोसेसर की बात कर रहे हैं कि सोर्स में क्या चीज़ होगी और क्या चीज़ बाद में नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है जी? इसको कोड करें ज़रा भी, मेहरबानी करें, ये जो ये यहाँ पे लगा हुआ है इसको भी आप लोग कोड करें ताकि आप लोगों को थोड़ी सी समझ आ जाए, टाइम भी है। इससे